हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लियर करने के लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड का लेक्चर नंबर 23 और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस का लेक्चर नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गॉस लॉ से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं। इससे पहले एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी जिसमें हमने कूलम्ब्स लॉ को क्या किया था, डिराइव किया था किसके हेल्प से, गॉस थ्योरम के हेल्प से। आज हमारे लिए एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। हमारे पास एक चार्ज्ड कंडक्टर है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ये कंसिडर कर लो कि चार्ज्ड है पूरी तरीके से। इसकी जो लेंथ है कितनी है, इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी लेंथ का ये कंडक्टर है। अब इस इन्फिनिटी लेंथ के कंडक्टर के कारण इससे किसी डिस्टेंस पर या कंसिडर कर लो r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, यहाँ पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्लियर है? तो इसको हम कैसे निकालेंगे? क्या हम इसको हमारे फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4πε0 Q/r² से निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट चार्ज के लिए था और यहाँ पर जो ये वायर है इन्फिनिटी लेंथ का है और इसमें चार्ज जो है वो भी इन्फिनिटी है। क्लियर है? तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो हम इसके लिए किसका यूज करते हैं, गॉस लॉ या फिर गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि इस वायर की टोटल लेंथ कितनी है, L है, और इस पर टोटल चार्ज जो है वो कितना है, Q है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो हमने इसकी लेंथ L ले ली, इस पर टोटल चार्ज Q है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब गॉस थ्योरम से रिलेटेड एप्लीकेशंस हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो हम स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते हैं। इसके सारे स्टेप्स हमने पिछले लेक्चर में देख लिए थे। अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेते हैं हम कंसिडर अ गाउसियन सरफेस। एक गाउसियन सरफेस हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो क्या गाउसियन सरफेस आपका जैसे कंडक्टर है, तो क्या गाउसियन सरफेस आपका स्फेरिकल हो सकता है क्या इस केस में? क्योंकि इसके पहले जब हमने कूलम्ब्स लॉ को प्रूव किया था, जब हमने क्या किया था, गाउसियन सरफेस कैसा लिया था, स्फेरिकल लिया था। पर यहाँ पर क्या स्फेरिकल ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 क्या है कि गाउसियन सरफेस ऐसा लेंगे जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर यहाँ पर देखें, ठीक है, तो इस चार्ज के लिए, अगर इस चार्ज को हम लें तो इस चार्ज के लिए सब डिस्टेंसेस अलग अलग है। देखिए, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। r अलग अलग है, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये गाउसियन सरफेस हमारे काम में नहीं आएगा, ये गाउसियन सरफेस हम नहीं ले सकते हैं। तो कैसा गाउसियन सरफेस कंसिडर करें? तो इसके लिए हम एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस कंसिडर करते हैं, एक सिलेंडर के फॉर्म में। ये एक हमने सिलेंडर के फॉर्म में गाउसियन सरफेस ले लिया है, ये इस टाइप से। इधर आपका वायर है, नीचे भी और ऊपर भी। तो हमने गाउसियन सरफेस कंसिडर किया है सिलेंडर के फॉर्म में, और उसकी एक्सिस पर आपका लीनियर कंडक्टर प्रेजेंट है। क्लियर है? और उसकी जो रेडियस है वो r है और पॉइंट P है जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखिए, क्या इस गाउसियन सरफेस में सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है और आपका एंगल सेम है? तो देखिए, अगर कोई चार्ज कंडक्टर है तो उससे फील्ड लाइंस कैसे पास होगी? तो मैंने आपको बताया है, ये मान लो एक चार्ज कंडक्टर, थोड़ा सा इसको मैंने मोटा बना दिया है। तो हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है तो कैसी निकलती है, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर। तो आपकी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं कुछ इस टाइप से निकलेगी।
मीन्स इसके इधर 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 बाहर की साइड भी और अंदर की साइड भी। जैसे ये कंडक्टर है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेगी चार्ज कंडक्टर से, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऐसे कैसे पूरे पेन में जाएगी, ठीक है, कंडक्टर के फॉर्म में सभी साइड से। तो ये क्या हो जाएगी, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर सभी डायरेक्शंस में जाएगी। तो यहाँ पर इसकी फील्ड लाइंस हम बना लेते हैं, ये फील्ड लाइंस, इधर भी फील्ड लाइंस बना लेते हैं। और फील्ड लाइंस आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। यहां पर भी हम बना लेते हैं, ये क्लियर है। तो ये हमारा गाउसियन सरफेस हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई है। अब देखिए हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है या नहीं है। तो यहां से देखिए ये डिस्टेंस सेम आर 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 आर, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/4π0Q/r², तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है, सिमेट्रिकल हो जाएगी। अब अगर हम एंगल की बात करें, ठीक है, एंगल हम आगे देखेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हमने क्या कंसिडर कर लिया, हमने गाउसियन सरफेस कंसिडर किया जो कि एक सिलेंडर के फॉर्म में है। सेकेंड पॉइंट अभी हमने देख लिया कि क्या है, सिमेट्रिकल वैल्यू है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब एंगल की बात करते हैं, तो इस पर हम क्या करना चाह रहे हैं, थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, किसको, फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो फ्लक्स की वैल्यू देखिए, फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन E.ds cos थीटा। पर यहां पर देखिए फ्लक्स कितने बनेंगे, तो इसके दो सरफेस हैं इस सिलेंडर के, कौन कौन सा, ये जैसे एक सिलेंडर है तो एक आपका ये कर्व सरफेस है ऐसा, ठीक है, और ये दो हैं जो कि फ्लैट सरफेस हैं या प्लेन सरफेस हैं, क्लियर है। तो कुछ लाइंस इससे भी पास होगी और कुछ लाइंस इस प्लेन सरफेस से भी पास होगी, तो दो फ्लक्स बनेंगे। पहला जो फ्लक्स बनेगा वो किसके लिए बनेगा, कर्व सरफेस के लिए बनेगा, प्लस में जो सेकंड बनेगा फ्लक्स वो किसके लिए बनेगा, प्लेन सरफेस के लिए बनेगा। वैल्यूज पुट करते हैं, फाई इक्वल्स टू, ये कर्व सरफेस है, E.ds cos। अब देखिए थीटा की वैल्यू, कर्व सरफेस के लिए थीटा कैसा होना चाहिए, कितना थीटा होना चाहिए, तो ये है आपका ये कर्व सरफेस, ये वाला। तो इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और थीटा किसके इसके बीच में बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और एरिया वेक्टर के। तो अगर हम यहाँ पर इतना एरिया लें, ठीक है, तो एरिया वेक्टर कैसा होता है, एरिया के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर ये एरिया के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में देखो कितना एंगल बन रहा है, E और A के बीच में, तो एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और अगर हम इसका एरिया वेक्टर देखें तो इसके परपेंडिकुलर, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। अब प्लेन सरफेस के लिए हम देखते हैं, E.ds cos, ये रही प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है जो नीचे है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। बट अगर हम बात करें ये प्लेन सरफेस है इस टाइप से, तो इसका एरिया वेक्टर क्या रहेगा, इसके परपेंडिकुलर, तो इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये रहेगी। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, 90। तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, E.ds cos 0 की वैल्यू 1 प्लस यहाँ पे cos 90 की 0, तो पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा फ्लक्स कितना आ जाता है, E को बाहर कर लो और इंटीग्रेशन कर दो एरिया का, किसके एरिया का, कर्व सरफेस के एरिया का। तो अब बताइए कि जो कर्व सरफेस है
उसका एरिया कितना है। ये तो छोटा सा एरिया निकाला था, पर पूरा जो कर्व सरफेस है सिलेंडर का, गैस टंकी तो देखी होगी, उसका जो एरिया है वो कितना होगा। तो इसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, सिलेंडर के बाहर का जो एरिया है उसका कितना होता है एरिया, तो 2πr_L। जैसे एक रिंग लो, उसकी जो सर्क्यूम्फेरेंस होती है वो कितनी होती है, 2πr। फिर एक और रिंग ली, फिर रिंग ली, फिर रिंग, तो पूरी क्या हो जाएगी, एक सिलेंडर बन जाएगा। और उस पूरे का सरफेस एरिया देखेंगे तो 2πr इंटू लेंथ L, 2πr_L हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं सरफेस एरिया की, तो कितना हो जाएगा, E इंटू 2πr_L। ये फ्लक्स आ गया, ठीक है। तो पहले हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया सिलेंडर के फॉर्म में, सेकेंड में हमने एंगल भी चेक कर लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेक कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर सेम था, एंगल दो अलग अलग थे, तो हमने उसके लिए दो फ्लक्स की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। उसके बाद हमने फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट की। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैलकुलेट टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लो, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा टोटल चार्ज। तो देखिए हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इससे चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू L, तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लैम्डा L। नेक्स्ट क्या रहता है हमारा, राइट गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या है हमारी, कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स होता है टोटल चार्ज प्रेजेंट के, ठीक है। तो फ्लक्स की वैल्यू पुट कीजिए, कितना है, A इंटू 2πr_L इक्वल्स टू 1/ε0। टोटल चार्ज की वैल्यू पुट कीजिए, लेमडा इंटू L। L से L क्या हो गया, कैंसल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लीजिए, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, लेमडा, इधर लेमडा है, बाय 2πr_ε0, और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। तो हमने वही स्टेप्स को फॉलो किया जो कि हमने इसके पहले वीडियो में देखा था, और हमारा फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। फिर से वो पॉइंट को मैं रिपीट करता हूँ। पहले हम गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं, ऐसा गॉसियन सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए और एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक या दो वैल्यू होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा है 0 और यहाँ पे 90, तो दो वैल्यू है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद में हमने सिमेट्री चेक कर लिया, उसके बाद में हमने टोटल फ्लक्स निकाला। टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस है तो कुछ फ्लक्स इसके आपका कर्व सरफेस से पास होगा और कुछ इसके प्लेन सरफेस से पास होगा, तो दो फ्लक्स निकल आएंगे। अब अगर एंगल देखें तो कर्व सरफेस के लिए एंगल कितना है, 0 है, और प्लेन सरफेस के लिए एंगल कितना है, 90 है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमने वैल्यू पुट की, cos 0 1 और cos 90 0 हो जाएगा। E को हमने बाहर किया और कर्व सरफेस का एरिया जो कि कितना आता है 2πr_L पुट किया, फ्लक्स आ गया। टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, इससे निकाल लेंगे लेमडा इंटू L। अब गॉस थ्योरम को हम लिखते हैं, उसमें वैल्यूज पुट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। क्लियर है। तो ये है हमारी एप्लीकेशन। इसके बाद और भी कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनको हम देखते हैं। पहले आप इसको देख लीजिए एक बार। तो देख लिया आपने, नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। ये सारी एप्लीकेशंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि एप्लीकेशंस आती ही है, चाहे आपकी स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर आपकी CBSE हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आता ही है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, गॉस लॉ की। Intensity of electric field due to a charged conducting sphere और cell, ठीक है। तो कोई अगर चार्ज्ड है, कंडक्टिंग है, मीन्स कंडक्टर है, और कैसा कंडक्टर है, स्फीयर के फॉर्म में है या फिर सेल के फॉर्म में है।
सेल का मीनिंग आप समझते हो, अंदर से खोखला, जैसा कि आपका फुटबॉल होता है, ठीक है। या फिर स्फीयर भी इसको हम कहते हैं, या आपका कंडक्टिंग एक सॉलिड स्फीयर हो। फुटबॉल एक सेल है अंदर से खाली, अगर आप पूरा सॉलिड ले लोगे तो उसको हम सॉलिड स्फीयर कहते हैं। दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। इसका शेप और ये अलग अलग है, बट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें इस अंदर से खाली वाले के लिए और अंदर से भरे वाले के लिए, दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहती है। क्यों रहती है? तो अगर आप इस अंदर से खाली वाले सेल को अगर आप चार्ज एक जगह कहीं पर दो, तो हमें पता है कि रिपेल होते 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 पूरे सेल के सरफेस के क्या हो जाता है, सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली। अब ऐसे कैसे ही अगर ये कंडक्टिंग है, सॉलिड है स्फीयर, अगर आपने इसमें कहीं पर यहाँ पर दिया चार्ज, तो ये भी रिपेल होते होते कहाँ पर आ जाता है, आपका सरफेस पर ही आ जाता है और यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेल कहें या स्फीयर कहें, बस नाम आगे क्या आना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए, इंसुलेटिंग नहीं होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग नहीं होना चाहिए, उसमें चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो कंडक्टिंग है या फिर स्फीयर कहो या फिर सेल कहो, दोनों में से एक आपका, दोनों के दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। वर्ड के आगे आना चाहिए कंडक्टिंग आना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि दोनों ही केस में आप चार्ज दोगे तो यूनिफॉर्मली सरफेस पर जाकर ही क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ओके, तो हमें इसके लिए क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए जा रहे हैं, किसके लिए, एक सेल के लिए। तो हमने एक सेल ले लिया, ठीक है, जो कि अंदर से पूरा खाली है और एक कंडक्टिंग है, मीन्स कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है। ये पूरा चार्ज्ड है, इसकी रेडियस कंसिडर कर लो कितनी है, रेडियस है कैपिटल R। क्लियर है? तो अब हमें क्या निकालना है, इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा आसपास में, तो हमें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी। कहाँ कहाँ? तो फर्स्ट पॉइंट आउटसाइड ऑफ सेल, सेकेंड पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल, और थर्ड इनसाइड द सेल। मीन्स हमें 3 पॉइंट्स पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ये जो आपका सेल है, कंडक्टिंग सेल, उसके बाहर किसी पॉइंट पर, उसके बाद में उसके सरफेस पर किसी पॉइंट पर, और इसके अंदर किसी पॉइंट पर। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आउटसाइड ऑफ द स्फीयर और सेल। तो इसके बाहर हमने एक पॉइंट ले लिया है P, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो वही हमारे स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, गाउसियन सरफेस कंसिडर करते हैं। तो एक हम ऐसा गाउसियन सरफेस कंसिडर करते हैं जो कि कहाँ से पास हो रहा है, पॉइंट P से पास हो रहा है, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। और ये गाउसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हमने कंसिडर कर लिया कि एक स्फीयर के फॉर्म में हमारा क्या है, गाउसियन सरफेस है, जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है। क्लियर है? स्मॉल r इसकी क्या है, रेडियस है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं कि जो गाउसियन सरफेस हमने कंसिडर किया है, इससे टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो फ्लक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई ई इक्वल्स टू, फॉर्मूला है E डॉट ds cos थीटा। ये फ्लक्स कौन सा है, ये वो फ्लक्स है जो गाउसियन सरफेस से पास हो रहा है। अब हमें पता है कि एक चार्ज्ड कंडक्टर है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास होती है, हमें पता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर पास होती है, इस टाइप से सरफेस के परपेंडिकुलर पास होती है। अब फ्लक्स की वैल्यू निकालें तो E डॉट ds cos थीटा कितना बनेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन।
क्लियर है। अब अगर यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा सरफेस एरिया लें तो इस सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर क्या रहेगा, इसके परपेंडिकुलर, तो ये एरिया वेक्टर। अब देखिए दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो एंगल 0 बन रहा है, हर एक पॉइंट पर यही रहेगा एंगल 0। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू ई बाहर कर दो ds और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब इतने का ये एरिया है, अगर हम इस एरिया को इंटीग्रेट कर दें तो पूरे इसका एरिया आ जाएगा। कितना आता है स्फीयर का एरिया, तो हम बार बार निकाल चुके हैं, कितना आता है 4 पाई r स्क्वायर। आर आप कंफ्यूज नहीं होना है, स्मॉल आर लेना है कैपिटल आर लेना है। हमें किसका एरिया निकालना है, इस गाउसियन सरफेस का एरिया निकालना है, ठीक है। तो आर भी किसका लेंगे, गाउसियन सरफेस का ही आर लेंगे, तो उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, तो 4 पाई r स्क्वायर। ये हो गया हमारा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, हमने फ्लक्स की वैल्यू निकाल लिया है, नेक्स्ट स्टेप रहेगी हमारा टोटल चार्ज इनसाइड द गाउसियन सरफेस। इस गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है टोटल, तो कंसिडर कर लो कि पूरे कंडक्टर पे कितना चार्ज है, Q चार्ज है, तो कितना हो जाएगा Q। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या रहती है, राइट गॉस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, गॉस थ्योरम क्या है, टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द गाउसियन सरफेस। फ्लक्स कितना निकाल लिया है, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर 1/ε0 इंटू Q। E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई उधर जाएगा तो 4 पाई ε0 Q, और r स्क्वायर उधर गया तो Q/r स्क्वायर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है कहाँ पर, इस कंडक्टिंग स्फीयर और सेल के बाहर किसी r डिस्टेंस पर। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स जैसे जैसे दूर जाएंगे ये आपका डिस्टेंस बढ़ेगी, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अब सेकेंड ऑन द सरफेस, सेकेंड पॉइंट हमें इसके सरफेस पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर फर्स्ट में हमें इस पॉइंट पे निकालना था, सेकेंड में अभी हमें यहाँ पर सरफेस पर, और थर्ड में इनसाइड द सेल, अंदर कहीं पर निकालना है। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो देखिए बाहर कितना आया, 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है। 1/4πε0 की वैल्यू फिक्स 9 × 10⁹। Q चार्ज की वैल्यू भी कांस्टेंट है, बट अगर हम बात करें R चेंज हो रहा है। ये R पहले इतना बड़ा था, अब ये पॉइंट P कम होकर यहाँ से यहाँ पर आ गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो अब R इतना बचेगा, ये यहाँ से इतना R बचेगा ये, क्योंकि P पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये इतना गायब हो जाएगा, P पॉइंट अब यहाँ पर रहेगा, R इतना हो जाएगा। तो ये R किसके इक्वल है, स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल है। तो सेकेंड जो केस हमारा बनेगा उसमें स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डायरेक्ट आ जाएगी ऑन द सरफेस, कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है ऑन द सरफेस। अब इनसाइड द सरफेस की मैं बात करूं, ठीक है, इनसाइड द सेल की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, 1/4πε0 कांस्टेंट है Q/R स्क्वायर। तो अंदर देखो Q कितना है, अंदर Q की वैल्यू 0 है। थर्ड केस में इनसाइड द सेल चार्ज इक्वल्स टू 0, तो अगर वैल्यू हम पुट करें Q की यहाँ पर 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कितना आ जाएगा, 0। मीन्स किसी भी कंडक्टिंग सेल के अंदर, ठीक है, अगर अंदर से खाली है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मीन्स इसने एक शील्ड का काम कर दिया इस सेल ने, कि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर
एंटर नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये पूरा सील्ड बन गया अंदर वालों के लिए। अगर इसके अंदर कोई बैठा हुआ है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड फील नहीं होगी, तो इसने इसको क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को सील कर दिया, इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग कहाँ से होती है, अगर आपका एक सेल है, ठीक है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग कहते हैं।